हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग करेंगे अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें कवर करी थी। हमने रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशंस देखी थी, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। उसके पहले हमने और भी जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हमें यूज करना है वो सब हमने कवर किया था। फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट बेसिकली क्या रहेगा, हम तीनों न्यूटन्स के लॉज देखेंगे। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम एफबीडी ड्रॉ करना देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। तो देखते हैं हम लोग इसको कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो बिना किसी देरी के लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस लॉ के हिसाब से न्यूटन ने क्या बोला था, पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ ए बॉडी, द स्टेट, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट चेंज without applying an external force, okay. The state of a body cannot change without applying an external force। एंड ये आपको किसके केस में देखना है, ये कंडीशन आपको किसके केस में रहेगी, व्हेन आप एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की जब आप बात करोगे उसके केस में रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स इन एंड विद रिस्पेक्ट टू, इसको आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसी को हम कुछ और तरीके से भी इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं। तो अगर हम इसका दूसरा स्टेटमेंट देखें तो इसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ a body is moving with some constant velocity, then it will move with the same velocity, till infinite time, or if a body is in rest, then
it will be in rest, then it will be in rest till infinite time. Infinite time, till infinite time, infinite time with respect to an inertial reference frame, inertial reference frame, if we does not apply, if any external force does not act on it, does not acts on it, ठीक है। तो ये भी आपका न्यूटन्स लॉ का ही स्टेटमेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्टेट ऑफ एन बॉडी कैन नॉट चेंज विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये भी आपकी डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोली जाती है, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद some constant velocity, then it will move with the same velocity till infinite time, or if a body is in rest, then it will be in rest till infinite time with respect to an inertial reference frame if any external force does not act on it. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट न करे तो वो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बनी रहेगी। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पे ही रहेगी, अगर हम इनफाइनाइट टाइम तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइट टाइम तक नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी सेम स्टेट में सेम वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसका, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें उसकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की हमने डेफिनेशन देखी हुई है, ठीक है। तो ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों बोलते हैं। चलो मैं रब कर रहा हूं, अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो चलो अब हम देखते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। अगर मैं इनर्शिया की बात करूं तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया को हम पहले देखते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट by virtue of which it resists any change in its present state,
है ना। प्रेजेंट स्टेट में अगर वो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में ही बने रहना चाहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अगर हम कोई उस पे बाहर से फोर्स लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो वो अपने स्टेट को चेंज होने का रेजिस्ट करेगा। वो अगर रेस्ट पे है तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रेजिस्ट करेगा कि फोर्स की वजह से वो मोशन में ना आए, है ना। वो अपने प्रेजेंट स्टेट को क्या करता है, बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। इस अपनी प्रेजेंट स्टेट में किसी भी चेंज को ये रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है। पहला अगर हम लिखें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे अब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूँ सारी चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आपकी सारी चीजें कवर रहें, ठीक है। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, प्रेजेंट स्टेट किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट है और वो उसमें प्रेजेंट स्टेट में चेंज का अपोज करता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, तो आपने देखा होगा कि अगर कभी आप अगर गांव में गए हो या तो कभी अगर आपने आम के पेड़ के नीचे आप गए हो, अगर वहां पे आपको आम तोड़ना हुआ तो क्या करना होता है, हम जब ब्रांच को, आम की ब्रांच को जब हम सेक करते हैं, मैंगो की ब्रांच को, तो क्या होता है, मैंगो उसमें से टूट के नीचे गिर जाता है, आम टूट के नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि पहले जो मैंगो था, आम था, वो रेस्ट में था। जब आपने ब्रांच को सेक करना शुरू किया तो ब्रांच तो आपकी मोशन में आ गई, लेकिन आम जो है आपका मैंगो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहता था। इसीलिए जब ब्रांच मोशन में आ गई तो वो तुरंत ही क्या हुआ, टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका क्या है, बस वाला एग्जांपल, जो आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो वो एग्जांपल क्या है, अगर आप किसी बस में हैं और वो बस क्या है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अब अगर क्या होता है, अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है तो आप क्या होता है, आगे की तरफ गिरने लगते हो। आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हो, ये किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कैसे, जब बस चल रही थी तो आप बस के साथ, उसके साथ मोशन में थे, आप भी चल रहे थे बस के साथ में, लेकिन क्या हुआ, जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी पूरी बॉडी तो मोशन में है, लेकिन जो आपका पैर है वो बस के कांटेक्ट में है। बस के कांटेक्ट में होने की वजह से आपका पैर इमीडिएटली बस के साथ रेस्ट में आ जाता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी आपकी क्या रहती है, मोशन में रहती है। तो इसी वजह से आप क्या करने लगते हो, आगे की तरफ गिरने लगते हो। ये क्या है, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपने फील किया होगा कि अगर आप किसी कार में जा रहे हो, ठीक है, और कार सडनली किसी ट्रैक पे टर्न होने लगती है, अगर कार जब टर्न होने लगती है तो क्या होता है, आप बाहर की तरफ गिरने लगते हो, बाहर की तरफ गिरने लगते हो। ये किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। क्योंकि जब आपकी कार एक डायरेक्शन में चल रही थी तो आपकी बॉडी कार के साथ उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। जब कार ने टर्न लिया तो कार ने तो सडन टर्न ले लिया, लेकिन आपकी बॉडी सेम डायरेक्शन में ही बने रहना चाहती थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब कार ने इधर टर्न लिया तो आपकी बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होने लगी, गिरने लगी, है ना।
तो ये किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ये एग्जांपल अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, बाकी आप इनर्शिया फटाफट लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं मास क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं मास क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं मास क्या होता है। मास जो है वो भी आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो किसकी वजह से आता है, मास की वजह से ही आता है। तो अगर हम मास की बात करें, मास को भी हम क्या बोलेंगे, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट by virtue of which it resists any change in its state। ये अपने स्टेट में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। मास भी हमारी क्या है, एक तरह की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने स्टेट में किसी भी चेंज को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, मास का सिंबल अगर हम देखें तो मास को हम m से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट की अगर हम बात करें, इसको हम m या कैपिटल M से भी आप डिनोट कर सकते हो, स्मॉल m यहां पे लिख लो आप, और कैपिटल M। ठीक है, ये क्या नोटेशन है इसका, मास का। ठीक है, हम इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या हुआ आपका, अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास ये क्या होती है, kg होती है, किलोग्राम। और मास क्या है आपकी, मास इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या होती है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो चीज क्या है कि मास और वेट ये दोनों अलग अलग होते हैं। वेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। वेट एक तरीके का फोर्स होता है, लेकिन मास हमारा क्या है, वो डिफरेंट है, उसको आप वेट से कंपेयर नहीं करोगे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं कि अगर वेट दिया हुआ है तो उसका मतलब वो समझ लेते हैं कि मास दिया हुआ है। मास डिफरेंट है और वेट जो है आपका वो डिफरेंट है। वेट क्या होता है, मास में अगर आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब जो है वो वेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मास की हम बात करें तो मास एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये वेट से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहो तो आप नोट करके लिख भी सकते हो कि मास आपका क्या होता है, वेट से डिफरेंट होता है। दूसरी चीज यहां पे आपको क्या समझना है, इनर्शिया क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। हाइयर मास है, हाइयर इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास है, सपोज आपने कभी इमेजिन किया होगा, अगर मैं यहाँ पे इस वॉल पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगाऊं वॉल पे, तो ये वॉल का मास बहुत ज्यादा है और ये बहुत जगह से रिजिड सपोर्ट है इसका, तो ये अपनी स्टेट को बनाए रखता है, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है, मैं कितना भी इस पे फोर्स लगा लूं, है ना। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इस पे आप कोई फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, ये तुरंत ही मूव करने लगता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है, कम होता है। उसी तरीके से आप क्या देखो, कोई बड़ा सा आपका स्टोन रखा हुआ है, सपोज ये कोई आपका बड़ा सा स्टोन है और इस पे क्या कर रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो, F फोर्स। जो ये फोर्स आप यहां लगा रहे थे
वही फोर्स आप यहाँ पे भी लगा रहे हो, इसका मास ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, अपनी स्टेट को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। अगर ये रेस्ट में है तो ये जल्दी मोशन में नहीं आएगा, इस पे आप कितना भी फोर्स लगाओगे, है ना। तो ये कंडीशन होती है। मास और इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हैं। ठीक है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ के पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो है मोमेंटम, है ना। मोमेंटम हालांकि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ मैं आपको मोमेंटम डिफाइन करूंगा, रब कर रहा हूं मैं। तो सेकेंड लॉ पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। ठीक है ना। चलो तो देखते हैं हम सबसे पहले मोमेंटम। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी मैं बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। बेसिक चीजें जो हमें रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूं आपको। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द multiplication of mass of an object multiplication of mass of an object with velocity of same object। ठीक है। मोमेंटम क्या है, ये हमारा होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, पी हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू होती है m इंटू वी वेक्टर। ये मोमेंटम की वैल्यू होती है। अगर हम इसके बारे में लिखें तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, यूनिट की अगर हम बात करें, हम जब यूनिट के बारे में बात करते हैं तो आप ध्यान रखो कि मैं ऐसा ही यूनिट हमेशा आपको बताऊंगा। ठीक है ना। केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो आप बोल सकते हो मोमेंटम is an vector quantity, is a vector quantity। ये क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारा होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसका मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, वो उतना ज्यादा किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि अगर मान लो आपके पास एक बॉल है, बॉल का मास कुछ होगा, है ना, और आपने उस बॉल को किसी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया अपने फ्रेंड की तरफ, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, बॉल को कैच कर सकता है ना। क्योंकि जब आपने उसका मास तो कुछ है, लेकिन जब आपने उसको वेलोसिटी इंपार्ट की तो वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसी वजह से उसका मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसी वजह से आपका फ्रेंड उसको कैच कर लेता है। लेकिन अगर मैं सेम सिचुएशन आपको दूसरी कंडीशन में दूं, अगर मैं बोलूं कि आप अपने फ्रेंड की तरफ एक बुलेट फायर करो, एक गन से आप एक बुलेट फायर करो अपने फ्रेंड की तरफ, तो क्या वो उसको कैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बुलेट उसको हिट कर जाएगी और वो मर जाएगा, ये आप जानते हो। ऐसा क्यों होता है? जबकि बुलेट का मास जो है बॉल के मास से तो बहुत कम होता
बुलेट का मास आपका कम है, बॉल का मास जो है ज्यादा था। लेकिन क्या होता है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, और मोमेंटम ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। ठीक है ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर आपका एक फ्रेंड आ रहा है आपका साइकिल से, मान लो आपका फ्रेंड 5 मीटर पर सेकंड से साइकिल से आ रहा है, और आपको अपने फ्रेंड को रोकना है, तो आप फोर्स लगा देते हो साइकिल पे, तो साइकिल आपके फ्रेंड की रुक जाती है, आप बात बात कर लेते हो। लेकिन वही चीज अगर मैं अप्लाई करूं एक बस के ऊपर, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बस आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और क्या करना है आपको, उस बस को रोकना है, तो अगर आप उस बस को रोकना चाहोगे तो आप कितना भी फोर्स लगाओगे, आप जानते हो बस आपकी नहीं रुकेगी। ऐसा क्यों होता है? ये भी बिकॉज ऑफ मोमेंटम। जब आपका फ्रेंड साइकिल से आ रहा था तो साइकिल और आपके फ्रेंड का मास जो था वो बहुत ही कम था, और वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो मोमेंटम उसका क्या था, ओवरऑल कम था, तो उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन जब बस की मैं बात कर रहा हूं तो बस का मास जो है वो बहुत ज्यादा है, और वेलोसिटी मैंने सेम ले ली, वेलोसिटी मैंने सेम कर दी, लेकिन मास उसका बहुत ज्यादा है। मास अगर बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मोमेंटम बहुत ज्यादा अगर है तो उसको रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको नॉर्मल फोर्स लगा के आप नहीं रोक पाओगे। समझ आ गया आपको? तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इस चीज से आप समझ सकते हो कि मोमेंटम की इंपॉर्टेंस कितनी है ना। और इसी मोमेंटम को हम रिलेट करते हैं किससे, फोर्स से हम रिलेट करते हैं। मोमेंटम को किससे रिलेट करते हैं हम, फोर्स से। ठीक है। अगर मोमेंटम ज्यादा है तो उस मोमेंटम को कम करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर मोमेंटम कम है तो उसको घटा के मान लो हमें जीरो करना है। एक बार मोमेंटम ज्यादा है उसको हमें जीरो करना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मोमेंटम कम है उसको घटा के जीरो करना है तो उसके लिए आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाने के पहले इसको बताया, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम में जो होता है एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको सेकेंड लॉ में बताने वाला हूं। ठीक है। तो आप इतनी चीजें पहले मोमेंटम के बारे में आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली आपका किससे रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है। ये फोर्स, मास और एक्सीलरेशन से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या बोलता है, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to external force, नेट एक्सटर्नल फोर्स आप लिखो यहां पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स applied on it, and inversely proportional to mass
ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये लॉ के हिसाब से क्या है, इस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका एक्सीलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल जो नेट लग रहा है इसको अगर मैं समेशन बोल दूं, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये एफ एक्सटर्नल हो गया। इसको अभी आप एफ एक्सटर्नल ही रहने दो, जब हम फाइनली जनरलाइज करेंगे तो हम इसको नेट एफ एक्सटर्नल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए आपका 1/m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर दोनों को हम कंबाइन कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, A इज प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड विथ m, यही होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा k और f एक्सटर्नल डिवाइडेड विद m, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो k की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड विद m, ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू a। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का मतलब है, ये उसका स्टेटमेंट है और ये उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो फटाफट आप इतनी चीजें नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसी को रब करके आपको इसी लॉ को मैं आपको किसके फॉर्म में बताता हूं, मोमेंटम के फॉर्म में, है ना। मोमेंटम जो मैंने डिफाइन किया था वो मैंने इसीलिए किया था कि मैं आपको यहां पे समझा सकूं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, net external force acting on an object is equal to rate of change of momentum, rate of change of momentum of that object। उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ आया आपको, ये चीज होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपको डिफाइन करूं तो एफ एक्सटर्नल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, एफ एक्सटर्नल वेक्टर क्या होगा, dp वेक्टर बाई dt। ये आपका एफ एक्सटर्नल का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपको मोमेंटम पता है तो उसको आप डिफरेंशिएट करके आप फोर्स निकाल सकते हो कि फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। आया समझ में आपको, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको कुछ जनरल चीजें अब बताऊंगा, उसको आप कैसे जनरलाइज करोगे इस फॉर्म को। ठीक है, मैं अब रब कर रहा हूं, चलो अब हम लोग कुछ जनरल चीजें देखते हैं इसके बारे में। एफ क्या होता है, एफ अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इस पे फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5, इतने फोर्सेस लग रहे हैं और इसका नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसके लिए जनरलाइज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस,
समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विद वेक्टर साइन इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको कौन से फोर्सेस लेने हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लेने हैं, इंटरनल फोर्सेस आपको नहीं लेने हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं वो अभी हम कुछ देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड लॉ के बाद जब हम सिस्टम समझेंगे तब हम उसमें समझेंगे कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल बोलने का क्या मतलब हुआ, कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में बाहर से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो अगर कोई फोर्स लग रहा है जो हमने ऑब्जेक्ट अपना कंसिडर किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे। समझ आया? तो उसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर में लग रहा है। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। अब इसी को और मैं अगर जनरलाइज करूं, अब मैं मान लो एफ एक्सटर्नल को मैं मान लो ये 3 डायमेंशन में एक्ट कर रहा है, तो एफ के कितने आएंगे, एक्सटर्नल के 3 कंपोनेंट आ सकते हैं, 1 आई गैप की डायरेक्शन में, एक जे गैप की डायरेक्शन में और एक के गैप की डायरेक्शन में। 3 डायरेक्शन में आ सकते हैं आपके एफ एक्सटर्नल के फोर्स की वैल्यू। तो एक्सीलरेशन भी आपकी 3 डायमेंशन में हो सकती है, आई की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में और के की डायरेक्शन में। तो इसको अगर मैं फर्दर जनरलाइज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एम ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। या तो आप इसको वेक्टर मत लगाओ अब, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पता है ना, तो इसको आप जनरली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं एफ एक्सटर्नल इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन की बात मैं अगर करूं तो एम ए वाई ये आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं एफ एक्सटर्नल जेड की डायरेक्शन में तो एम ए जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर आपका है फोर्स तो आप इस तरीके से उसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और आपको समझने के लिए है, वो क्या पॉइंट है कि आप एम ए को कभी आप फोर्स नहीं मानोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एम ए को आप फोर्स नहीं मानोगे। एम ए क्या है, आपका एक रिजल्ट है। एम ए क्या है, आपका एक रिजल्ट है जो कि किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। तो इसको आपको फोर्स की तरह ट्रीट नहीं करना है कि ये हमारा एक फोर्स है, ये इस फोर्स का रिजल्ट है ये, ठीक है ना। तो आप इसको फोर्स की तरीके से नहीं लोगे। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी एक्सीलरेशन की, ठीक है। एक्सीलरेशन के बारे में आप जानते ही हो सारी चीजें, और फोर्स के बारे में आप जानते हो। फोर्स क्या होता है, एक टाइप का पुश या पुल है जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टेट में या तो चेंज होता है या तो टेंडेंसी होती है चेंज होने की, फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम इस पे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब एफबीडी बनाना सीखेंगे तब उसमें हम और भी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर इसका स्टेटमेंट हम देखें तो फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड opposite reaction. Every action have
इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसको जब मैं आपको एफबीडी बताऊंगा तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा, अभी के लिए आप फिलहाल समझ लो। तो इसमें एक mg इसका नीचे काम करेगा, वेट इसका, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में n, और ये सेम नॉर्मल फोर्स ग्राउंड पे भी एग्जर्ट करेगा n। तो अगर हम इसका एक्शन रिएक्शन पेयर देखें तो ये n और n जो है वो क्या है, एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं n ऑन ऑब्जेक्ट, n ऑन ऑब्जेक्ट एंड n ऑन सरफेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या मतलब हुआ, जितना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। इसको मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया है तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसकी लेंथ से लेते हैं। तो इसको आप इक्वल लेंथ का भी बना सकते हो। ये n ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और ये n किस पे लग रहा है, सरफेस पे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम वीडियो आप देखेंगे तो और बढ़िया से हम समझेंगे इसको, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है, वो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर नेवर acts on सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी नहीं लगते हैं, ठीक है ना। इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा आपके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, कभी भी वो सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लगता है। समझ आया आपको। इसको आप फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम जब एफबीडी देखेंगे तो उसमें हम और बढ़िया से देखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर हम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लो आप इसको फटाफट। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एफबीडी भी बोलते हैं, एफबीडी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी, ठीक है ना। तो उसको देखने के पहले हम पहले समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है हमारा। जो मैंने आपसे बात करी थी सिस्टम की अभी कुछ टाइम पहले, वो हम देख लेते हैं। सिस्टम में बी एनीथिंग, सिस्टम में बी एनीथिंग, एनीथिंग लाइक, कुछ भी हो सकता है सिस्टम आपका, लाइक अर्थ, कॉमा अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, कॉमा अर्थ आपका एक सिस्टम हो सकता है, अर्थ एंड मून आपका एक सिस्टम हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका सिस्टम, ट्रेन हो सकती है आपकी सिस्टम, ट्रेन। मैन आपका एक सिस्टम हो सकता है, कोई आदमी है तो वो भी आपका क्या हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, आपका सिस्टम हो सकता है एक कार हो सकती है, या तो आप किसी बॉक्स में अगर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं आप बॉक्स को एक सिस्टम बोल सकते हो। कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप एक सिस्टम बोल सकते हो। कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप एक सिस्टम बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, जिस भी चीज को चाहो आप अपना सिस्टम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सिस्टम आपका छोटा भी हो सकता है, सिस्टम आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिसको भी चाहोगे आप अपना सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, वो क्या पॉइंट है, व्हाइल ड्राइंग एफबीडी, एफबीडी आपका क्या है,
इसको आप लिख लो फ्री बॉडी डायग्राम। वाइल ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम FBD we choose a system in such a way so that all the ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। ऑल द in such a way so that all the particles of the system, all the parts आप बोल सकते हो या पार्टिकल बोल सकते हो, all the parts of the system move with same acceleration। समझ आया। अगर आपको FBD ड्रॉ करते टाइम में अगर आपको सिस्टम कंसीडर करना है तो आप अपना सिस्टम ऐसा चूज करोगे कि जिसके सभी इंटरनल पार्ट्स, यहां से आप क्या लिख सकते हो, ऑल इंटरनल पार्ट्स आप लिख सकते हो, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मूव विथ सेम एक्सिलरेशन। सभी क्या कर रहे हो, सेम एक्सिलरेशन से मूव कर रहे हो। FBD बनाते टाइम आप ये चीज ध्यान में रखोगे। सिस्टम आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है ना। एक गैस अगर कंटेनर में भरी हुई है तो उसको भी आप एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हो। सिस्टम आपका कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन अगर आप FBD बनाने जा रहे हो और उसमें आप एक सिस्टम अगर कंसीडर करते हो तो आप इस तरीके से कंसीडर करोगे कि आपका सिस्टम जो है वो जितने भी पार्ट हैं सब सेम एक्सिलरेशन से मूव कर रहे हो, आप इस तरीके का सिस्टम कंसीडर करोगे। समझ आया आपको। तो ये आपका क्या रहेगा, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब करता हूं, आप लिख लो फटाफट। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम हमारा क्या होता है। अब सिस्टम में ही चीजें आती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स हम देख लेते हैं, फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। मान लो आपने क्या माना, यहां पे एक सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ मान लो आ रहा है एक्सिलरेशन g से, अर्थ के पास है तो g एक्सिलरेशन से आ रहा है। इसका मास स्मॉल m है, अर्थ का मास है m इंटू ई। तो अगर हम इस पे एक फोर्स लगाएं तो फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और अर्थ पे भी कितना फोर्स लग रहा होगा, सेम फोर्स mg अर्थ पे भी लग रहा होगा। तो हम अगर इसको सिस्टम मान लें, अगर हमने क्या बोल दिया, ये हमारा एक सिस्टम है, अगर इसको हमने एक सिस्टम बोल दिया जिसमें क्या क्या है, हमारा अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ एक्सिलरेशन से आ रहा है, a एक्सिलरेशन से, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इस केस में इंटरनल फोर्स होंगे। ये फोर्सेस क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस। ये फोर्सेस आपके क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहानी थोड़ी चेंज कर दूं, अर्थ को मैंने मान लिया अलग सिस्टम और इस ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया अलग सिस्टम। ये हमारा है सपोज सिस्टम 1, इसको हमने बोल दिया सिस्टम 1 और इसको हमने बोल दिया सिस्टम 2। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा mg और इस पे जो फोर्स लगेगा mg,
दोनों पे फोर्स तो अभी भी वही लगेंगे, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ पे भी फोर्स ये लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो। तो यहां पे क्या लगेगा, ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्स होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये फोर्सेस क्या होंगे, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हम कोई और कंडीशन देखते हैं, इसको आप फटाफट ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग और कंडीशन देखते हैं, तो उसमें आपको और बढ़िया से चीजें क्लियर होंगी। समझ आया? चलो रब कर रहा हूं मैं इसको। एक कंडीशन हम और देखते हैं। मान लो कोई ट्रेन कंपार्टमेंट है, ट्रेन का कोई एक डब्बा है और उसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है ना। ये आपका एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, यहां मान लो बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और इसी में मान लो आपके चंदू और नंदू भी खड़े हैं, ठीक है ना। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल चंदू एंड नंदू। तो यहां पे आपके चंदू और नंदू भी खड़े हैं। अब क्या करते हैं, ये चंदू और नंदू एक खेल खेल रहे हैं, रस्सी वाला खेल आप जानते हो, जिसमें रस्सी को पकड़ के खींचना होता है, टग ऑफ वार बोलते हैं शायद, अगर मैं सही हूं तो इसको क्या बोलते हैं, खींचते हैं। ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स T, और इस पे भी सेम टेंशन फोर्स लगेगा T। तो अगर मैं कंप्लीट कंपार्टमेंट को सिस्टम मान लो, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस। ये क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी सेम कंपार्टमेंट में मैंने क्या कर दिया, जो मेरे नंदू और चंदू खींच रहे थे रस्सी को, उसमें मैंने क्या कंडीशन ला दी कि इनको मैंने अलग सिस्टम ले लिया। इनको मैंने क्या ले लिया कि ये एक अलग सिस्टम है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने अलग अलग सिस्टम बता दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टम आपका क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको भी आप सिस्टम मानना चाहो, है ना। ये चीज मैंने आपको बताया था। तो अगर मैंने मान लिया इसको एक सिस्टम, क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने S1 और इसको मैंने दूसरा सिस्टम मान लिया S1 और S2 मान लिया, तो ये जो फोर्स, टेंशन फोर्स इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। अब ये फोर्स इंटरनल फोर्स नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा, ये T और T जो लग रहा है, ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। समझ आया? तो जब हम FBD ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाते हैं, इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते हैं। इंटरनल फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। समझ आया आपको? सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, FBD। इसको हम FBD भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको पहले हम समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, टेक द ऑब्जेक्ट, टेक द ऑब्जेक्ट, टेक द ऑब्जेक्ट, वो आपका हो सकता है या तो सिस्टम भी हो सकता है, टेक द ऑब्जेक्ट और सिस्टम, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका और सिस्टम भी हो सकता है। टेक द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट मास, एज पॉइंट मास
point mass and show all the forces या आप बोल सकते हो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेक्टर्स। वेक्टर की तरह से हम क्या दिखाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाते हैं। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, तो अब हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे कि हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये आपका एक स्ट्रिंग दी हुई है और ये आपका एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m। ठीक है, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप क्या मानोगे, ब्लॉक को एज ए पॉइंट मास मानोगे। एक पॉइंट से आप कंसीडर करोगे जिसका मास कितना होगा, m होगा, और इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिस्टम मैंने किसको लिया है, मेरा ये जो m मास का ब्लॉक है वही हमारा सिस्टम है, और यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स T लगेगा, ये लगेगा इसका टेंशन फोर्स, और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो आप A = 0 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट का FBD बनाऊं, यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे क्या लगेगा, सिर्फ T डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है ना, T डाउनवर्ड लगेगा, और ये रिजिड सपोर्ट है तो यहाँ पे सपोर्ट का भी फोर्स लग रहा होगा, इसी वजह से इसका T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ये तरीका होता है, हम पॉइंट मास की तरह उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, इसको आप फटाफट बना लो, फिर हम और FBD ड्रॉ करना सीखेंगे कि और FBD हम कैसे ड्रॉ करें। ठीक है ना, फटाफट आप बना लो। चलो, कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम और FBD थोड़ा देखते हैं। FBD आपको और बढ़िया से समझ में आएगी जब मैं नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो वेट एक्ट करता है, ये सारी चीजें जब मैं बता दूंगा तो उसके बाद आप और ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे FBD के। अभी मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हमें FBD बनानी पड़ती है। ठीक है ना, FBD हम किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये फोर्स की डायरेक्शन में कैसे दिखा रहा हूं, तो उसमें आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये फोर्स हम देखेंगे अभी आगे हम सारे फोर्सेस देखने वाले हैं, तो उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम ये फोर्सेस किस डायरेक्शन में ऐसे कैसे ले रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो जनरली तो FBD बनाने का वही तरीका है कि आप उसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम ब्लॉक को एज ए ब्लॉक ही बनाते हैं, लेकिन हम सॉल्व करते टाइम उसको क्या ले लेते हैं, पॉइंट मास की तरह मानते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया, इस पे क्या लग रहा है, एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, और इसका एक mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कितना होगा, m2g लगेगा इसका, ये मास m2 है। और m1 का अगर आप FBD बनाओ, m1 का, तो क्या लगेगा इस पे, बताओ आप, इसका एक वेट लगेगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे भी क्या लगेगा, T। और यहीं पे अगर आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे T लगेगा और यहाँ पे भी T लगेगा, ये इसका क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अभी टेंशन की डायरेक्शन कैसे लेनी, ये डायरेक्शन मैं कैसे ले रहा हूं, ये आपको मैं अभी बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। जब टेंशन, नॉर्मल और वेट आप समझ जाओगे तो और बढ़िया से आप इसको समझ पाओगे कि मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तब के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मच बेटर है ना, तब तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको अब बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसको आप फटाफट ड्रॉ कर लो, ये आपका क्या हो गया, FBD हो गया।
ठीक है ना। फटाफट आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग एक दो और देखते हैं, फिर आज का अपना लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखा जाएगा। चलो रब कर रहा हूं मैं। अब देखो, अब हमारा एक और सिस्टम दिया हुआ है कोई, उसका हमें एफबीडी ड्रॉ करना है। सपोज क्या दिया हुआ है, ये एक कोई इतना बड़ा हाथ बना दिया मैंने, गड़बड़ हो गया। इसका हाथ थोड़ा छोटा होना चाहिए ना, आदमी है, इसके हाथ कानून जैसे थोड़ी ना होंगे, कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, आदमी के हाथ तो छोटे ही होते हैं। तो ये कानून तो है नहीं, तो इसलिए इसके हाथ लंबे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक आपकी पुली लगी हुई है, सपोज इसको सर्कुलर आप बनाना, ठीक है। ये आपकी एक पुली लगी हुई है और यहाँ से ये बंदा अपने हाथ से इस रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिस्टम का एफबीडी बनाना दिखाता हूं। तो अगर मान लो आपने इस कंप्लीट बॉक्स को, इसको आपने एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसको आपने मान लिया एक सिस्टम, इसमें क्या होगा बताओ। अगर बॉक्स के अंदर आदमी है तो आदमी का एक्सेलरेशन बॉक्स से डिफरेंट तो हो नहीं पाएगा। जिस स्पीड से बॉक्स मूव करेगा उसी स्पीड से आदमी भी मूव करेगा, उसी एक्सेलरेशन से, है ना। तो अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं तो मैं क्या दिखा सकता हूं, यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या दिखा सकता हूं, ये मेरा आदमी है, इसने हाथ से पकड़ा हुआ था, तो एक टेंशन टी इस पे लग रहा है, एक टेंशन टी इस पे लग रहा है। और मान लो बॉक्स का मास मैंने मान लिया, इसका बॉक्स का मास कितना है, m1 है, और आदमी का मास कितना है, स्मॉल m है। इसको आप कैपिटल M मान लो, इसको स्मॉल m। तो अगर इसका पूरा वेट आप दिखाओगे तो पूरा वेट कंप्लीट इस सिस्टम का कितना लगेगा, m प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये डायरेक्शन हो गई वेट की और ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई। तो ये अगर आपने इसको एक सिस्टम माना तब की कंडीशन है, ठीक है। और अगर पुली पे आप देखोगे तो पुली की कंडीशन क्या आएगी, पुली पे आपके दो फोर्सेस लग रहे होंगे, टी और टी, ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे होंगे। अब अगर मान लो मैं कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दूं और क्या मानूं, मैं बॉक्स को अलग सिस्टम मानूं और आदमी को मैं क्या मानूं, अलग सिस्टम मानूं, तब क्या कंडीशन आएगी। अब देखो उसका मैं एफबीडी बना रहा हूं। अगर हमारा बॉक्स अलग सिस्टम है और आदमी अलग सिस्टम है तो बॉक्स पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है, टी लग रहा है, यही तो लग रहा है। ये वाला जो टी लग रहा है वो आदमी पे लग रहा है, वो बॉक्स पे नहीं लग रहा है। और बॉक्स पे क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल किसकी वजह से, आदमी का रिएक्शन फोर्स लग रहा है। और क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है mg। समझ आया आपको। ये हो गया बॉक्स का एफबीडी। इसमें आप एक्सीलरेशन दिखा सकते हो। एक्सीलरेशन मान लो इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया a, तो आप a एक्सीलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो, या तो अगर एक्सीलरेशन इस रेस्ट पे है तो आप एक्सीलरेशन 0 भी दिखा सकते हो, कोई भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। और अगर आप आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या कंडीशन आएगी, इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा इस रोप का, समझ आया आपको, इसका टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n, जो किस पे लग रहा था, बॉक्स पे जो नॉर्मल ये लगा रहा था, और प्लस इस पे क्या लगेगा, इसका फोर्स स्मॉल m इंटू जी। स्मॉल mg क्या लगेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स लगेगा और ये आपका सेम रहेगा। तो ये अगर आपने इसको सिस्टम माना है तब का एफबीडी आपका ये है। और अगर आपने दोनों को, इसको अलग और बॉक्स को अगर आपने अलग माना है तो उसका एफबीडी आपका ऐसा आएगा। समझ आया। फटाफट आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग आज का लेक्चर अपना खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेंशन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग अलग अलग चीजें देखेंगे, ठीक है।
चलो कर लिया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वेट क्या होता है, और भी डिफरेंट टाइप के हम लोग एफबीडी ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में देखेंगे और एफबीडी ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि न्यूटन्स लॉ से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो आज के लिए आप बस इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।